स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार त्रिपाठी आज आपको क्लास इंटर की कॉमर्स के अंतर्गत बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बही खाता तथा लेखा शास्त्र, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, साझेदारी खाते, नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको हम ये क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम नए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो या नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है, हम लोग ये सीखेंगे। निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि मैं आपको ये टॉपिक नए लाभ हानि विभाजन अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे, तो आपको मुझे विश्वास है कि अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि यह क्या है, क्यों पढ़ा जाता है और साझेदारी के लिए यह उपयोगी क्यों है। स्टूडेंट्स, साझेदारी खाते में पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का, परिचय का आता है। तो परिचय वाला पाठ आप पढ़ चुके हैं और उसमें हम सभी लोग जान चुके हैं कि आखिर साझेदारी होती क्या है। फिर भी चूंकि सेकंड पार्ट है, सेकंड फेज है, तो इसके अंतर्गत हमें साझेदारी के बारे में फिर से एक बार क्लियर करना पड़ेगा कि साझेदारी है क्या। तो स्टूडेंट्स, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। क्या होता है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। वे व्यक्ति एक वैध व्यवसाय को चलाने और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि का बंटवारा करने के लिए यह समूह बनाया जाता है। साझेदारी एक आदर्श साझेदारी तब कही जाती है जबकि उसमें काम कर रहे पार्टनर्स में व्यापार के अलग अलग गुण हो। अगर साझेदारी में सभी साझेदार एक जैसे गुण के होते हैं तो वह साझेदारी चल नहीं पाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक साझेदारी में 4 साझेदार हैं और चारों में सबके पास पर्याप्त पूंजी है, सभी धनाढ्य हैं, किंतु किसी के पास तकनीकी योग्यता नहीं है, किसी के पास प्रबंधकीय योग्यता नहीं है, तो फिर ऐसे में वह साझेदारी चल नहीं सकती है। साझेदारी में सभी पार्टनर्स, सभी साझेदारों में अलग अलग गुण होने चाहिए, तब वह साझेदारी, तब वह पार्टनरशिप एक आदर्श कही जाएगी। तो स्टूडेंट्स, साझेदारी को आदर्श बनाने के लिए हमें चाहिए कि अलग अलग गुण, ऐसे साझेदार जो कि विशिष्ट गुण लिए हुए हों, उन्हें हम साझेदारी में शामिल करें। हम सभी जानते हैं कि साझेदारी में कम से कम 2 लोग होते हैं और अधिक से अधिक बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 लोग होते हैं तथा अन्य व्यवसाय की दशा में 20 लोग का होना आवश्यक होता है। इससे अधिक साझेदारी में अगर पार्टनर्स होते हैं तो निश्चित रूप से वह साझेदारी अवैध कहलाती है। स्टूडेंट्स, साझेदारी का विकास और प्रसार करने के लिए अगर व्यवसाय बढ़ाना है तो निश्चित रूप से जो साझेदार काम कर रहे होते हैं वे उपयुक्त नहीं हो पाएंगे, अन्य साझेदारों की भी आवश्यकता होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय अकाउंटिंग संबंधी कई समस्याएं आती हैं। पहली समस्या जो आती है वो है लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात। जो पुराने साझेदार हैं वह तो अपने अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा कर रहे होते हैं। जब नया साझेदार कोई आएगा तो पुराने साझेदार अपने हिस्से में से उस नए पार्टनर को भी हिस्सा देंगे। तो ऐसे में
पुराने साझेदारों के पास में हिस्सा कम पड़ जाएगा। तो अब नए साझेदार के प्रवेश के समय यह ध्यान देना होता है कि पुराने पार्टनर अपने हिस्से को किस अनुपात में छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। आइए इसी लेखांकन समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग सीखें। इसी को हम हिंदी में कहते हैं लाभ हानि विभाजन अनुपात। अर्थात जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ती है। ऐसी गणना करने के लिए हमें हमारे सामने 4 प्रकार की स्थितियां आती हैं, 4 कंडीशन होती हैं। आइए हम लोग सबसे पहले सिचुएशन 1 या स्थिति ए के बारे में पढ़ते हैं कि पहली स्थिति क्या हो सकती है। इसे हम सिचुएशन 1 या केस 1 के नाम से भी जानते हैं। इस स्थिति में क्या होना चाहिए यह हम लोग जान लें। कभी कभी प्रश्नों में यह दिया रहता है कि एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, वह 1/4, 1/5 हिस्से की मांग करता है। तो ऐसी दशा में पुराने साझेदार अपने अनुपात का परित्याग नहीं करते हैं, बल्कि नया साझेदार को उसका नया अनुपात भी दे देते हैं। अब इस दशा में हम कैसे नया लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे? आइए हम एक सवाल लेते हैं। इस सवाल के माध्यम से हम आपको स्थिति 1 क्लियर करते हैं। जैसे एक फर्म में ए, बी, सी 3 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 4:3:2 है, 3:2 है। यहां पर जो गिवन है, दिया हुआ है, वो है 4 साझेदार हैं, साझेदार 4 हैं और ये 4 साझेदार पुराने हैं। ये पुराने साझेदार अपने लाभ हानि का बंटवारा 4:3:2 में करते हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, यदि इन को हम ऐड कर लें 4 + 3 + 2 तो 4 3 7, 7 2 9 आ जाता है। अगर फर्म को 9 रुपए का लाभ हुआ तो 9 रुपए के लाभ में 4 रुपए ए को मिलेगा। यहां पर पार्टनर का भी नेम हम दे देते हैं A:B:C। ये 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। इस तरह ए को जो हिस्सा मिलेगा फर्म में वह 4/9 मिलेगा, बी को मिलने वाला हिस्सा 3/9 होगा, जबकि सी को 2/9 हिस्सा प्राप्त होगा। अब हम कल्पना करते हैं कि एक नया पार्टनर, नया साझेदार सी आ गया, नया साझेदार सी आ गया। सी को चाहिए 1/3 हिस्सा। सी फर्म में 1/3 हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, एडमिट होता है। अब इस कंडीशन में यह तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, पुराने साझेदार हैं ए, बी, सी, और यहां पे सी के बजाय डी होना चाहिए। डी एक नया पार्टनर आता है, अन्यथा सी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। डी एक नया पार्टनर आता है, वह फर्म में 1/3 हिस्सा पाना चाहता है। अब नए लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए, अर्थात पुराने साझेदार प्लस नया साझेदार दोनों को मिला करके नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम यहां पे लिखते हैं नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए लाभ
हानि अनुपात की गणना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब जब नए लाभान अनुपात की गणना हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो पुराने पार्टनर हैं ए है, तो ए का पुराना हिस्सा कितना हुआ? ए का पुराना हिस्सा हम सभी जानते हैं, ए का पुराना हिस्सा क्योंकि 4 3 7 7 2 9 हुआ था, तो 9 में 4 भाग ए को मिलना है, तो ऐसे में 4/9 ए का पुराना हिस्सा हो गया। अब इसी प्रकार बी का पुराना हिस्सा हम लोग लिखते हैं, बी का पुराना हिस्सा, जैसा कि क्लियर है बी का पुराना हिस्सा होना चाहिए 3/9, अर्थात बी 9 रुपए में 3 रुपया प्राप्त करता है। ऐसे सी का पुराना हिस्सा, सी का पुराना हिस्सा आप सबको स्पष्ट ही होगा, सी का पुराना हिस्सा होना चाहिए 2/9, क्योंकि सी को अनुपात में 2 अनुपात दिया गया है। इस तरह यह तो पहले से ही गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो डी नया पार्टनर आ रहा है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं डी का नया हिस्सा। चूंकि डी नया पार्टनर है तो उसको नया हिस्सा भी मिलेगा और वो है 1/3। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, डी के हिस्से के आधार पर ही हम लोग पूरे पार्टनरशिप का नया लाभान अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। डी का नया हिस्सा है 1/3, अर्थात डी 3 रुपया अगर फर्म को लाभ होता है तो उसे 1 रुपया मिलना चाहिए शेयर। इसका मतलब है कि 3 रुपए में 1 रुपया डी ले लेगा, तो फिर बाकी कितने रुपए बचे? बाकी बचे 2, अर्थात जो शेष हिस्सा बचा वो है 2/3। यहां पे हमने लिख दिया शेष हिस्सा या शेष भाग, शेष हिस्सा बच गया 2/3। स्टूडेंट्स, जो शेष हिस्सा हमारा बचा हुआ है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं आपसे। शेष हिस्सा जो 2/3 बचा है, इसी शेष हिस्से में ए को मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा और सी को मिल जाएगा। कैसे? अब यहां पे लिखते हैं उसी के नीचे ए का नया हिस्सा। हम सभी जानते हैं ए का पुराना हिस्सा था 4/9। अब ए का नया हिस्सा क्या बनेगा, यह जानने के लिए देखते हैं कि 2/3 शेष हिस्सा बचा हमारा 2/3। अब 2/3 में ही ए को बंटवारा देना है, ए को देना है, तो 2/3 का 4/9, अर्थात जो हमारा शेष हिस्सा बचा हुआ है उस शेष हिस्से का 4/9 हम ए को दे देंगे और इस तरह ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो गया और 9 त्रिक 27 हो गया, अर्थात ए का नई फर्म में नया हिस्सा 8/27 हो जाएगा। इसी प्रकार इसी नियम को फॉलो करते हुए अब हम बी का नया हिस्सा जानेंगे। यहां पे लिख दिया वैसे ही बी का नया हिस्सा। तो जो बी का नया हिस्सा होगा वह इसी जो बचा हुआ 2/3 है, यहां पर इसी 2/3 में जो बी का पुराना वाला था 3/9 हम दे देंगे। 3/9, 2/3 जो बचा हुआ हिस्सा है उसी बचे हुए हिस्से का 3/9 जो बी का पुराना वाला हिस्सा था वह बी को दे देंगे। इस तरह 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6 होता है, 9 त्रिक 27 या 9 3 या 27, 6/27 ये बी का नया हिस्सा हो जाएगा। यही रूल को फॉलो करते हुए हम सी का भी नया हिस्सा
जान सकते हैं। सी का नया हिस्सा निकालने के लिए जो बचा हुआ हिस्सा है 2/3, उसी 2/3 में सी को मिलेगा 2/9 भाग, क्योंकि सी का पुराना था 2/9, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4/9 त्रिक 27 हो गया। अब देखिए, ए का नया हिस्सा 8/27 हो गया, बी का नया हिस्सा 6/27 हो गया और सी का 4/27 हो गया। लेकिन जो डी का था, डी का नया हिस्सा था 1/3। इस हिस्से में हर बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल, अर्थात जो डी का नया हिस्सा था उसको फिर यहां पर हम नोट कर लेते हैं। डी का नया हिस्सा बराबर हो जाएगा 1/3। अच्छा, यहां पर हमें लाना है 27, तो 3 में कितने से गुणा कर दें कि 27 आ जाए? सिंपल सी बात है कि 27 को 3 से भाग कर दें हम, तो 3 9 27 होता है, अर्थात 9 से गुणा कर दें। अगर जो नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं, ताकि फ्रैक्शन ये जो भिन्न है इसकी स्थिति समान रहे। 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27। इस तरह डी का नया हिस्सा आ गया 9/27। हमने देखा 27 यहां पर भी है, ये डिनोमिनेटर 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 इक्वल हैं। इसका मतलब है कि अब जो ए बी सी और डी जो नई फर्म बन गई है, नई फर्म में ए बी सी डी का नया हिस्सा आ गया, ये वाला ए बी सी व डी का नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात। अब बच्चों, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है कि हम हर को छोड़ देंगे। हम ये 27 नोट नहीं करेंगे, केवल जो न्यूमरेटर है अप साइड का है 8 है, ए का 8 है, बी का 6 है, सी का 4 है और डी का 9 है, ये हम यहां पे लिख लेते हैं 8 8:6:4:9। इस तरह हमने देखा कि ए बी व सी का नया लाभ हानि अनुपात या नया लाभा लाभ अनुपात 8:6:4:9 आ गया। अब आइए आगे बात करते हैं। ये तो रही स्थिति 1 या केस 1 के बारे में। अगर एक दूसरी बात आ जाती है, इसे पहले हम आपको बता चुके हैं, मान लीजिए स्थिति दूसरी आ जाती है, तब हम क्या करेंगे? मीन्स ये है कि अगर नया पार्टनर इस तरह हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो नहीं आया, उसने कहा डी ने कहा कि हमें 1/3 हिस्सा चाहिए, बट हम ऐसे नहीं हिस्सा ले लेंगे, हम किसी एक पार्टनर से हिस्सा ले लेंगे। डी ने कहा हमें ए से 1/3 हिस्सा चाहिए, तो ऐसे में ये जो 4 साझेदार हैं ए बी सी, 3 साझेदार हैं ए बी सी, तो जो 3 साझेदार हैं ए बी सी, तो इसमें डी ने कहा भाई हम तो 1/3 हिस्सा प्राप्त करेंगे और उस 1/3 हिस्से को किसी और से नहीं बल्कि ए से ही, हम ए से ही प्राप्त कर लेंगे इसको। तो ऐसे में सिंपल सी बात, यहां पे केस नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। केस नंबर 2 या स्थिति सिचुएशन नंबर 2। तो ऐसे में जब नए लाभ हानि अनुपात की गणना करते हैं तो हमने बताया कि ये सेकंड कंडीशन है नए लाभ हानि अनुपात की गणना करने की। इसके अंतर्गत हमें करना क्या है, जबकि ये क्लियर हो गया है कि नया साझेदार डी 1/3 का अपना हिस्सा केवल और केवल ए वाले से प्राप्त करेगा, तो ए का तो 4/9 है, तो ए का अब नया वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ए का नया हिस्सा, ए का नया हिस्सा हो जाएगा, ए का पुराना था 4/9
और डी कहता है कि हम आपसे 1/3 का हिस्सा लेंगे, तो ऐसे में 4/9 में 1/3 उसने डी को दे दिया, ये निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, ये तब सबट्रैक्ट होती हैं जबकि इनके हर बराबर हो। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 9 ही आता है, 9 ही आता है। अर्थात 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। इस तरह 4/9 माइनस 3 एकम 3, 3/9, इस तरह 1/9 ए का हिस्सा हो गया। बी का और सी का हिस्सा वही रहेगा, मतलब ये बी का नया हिस्सा जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि डी ने बी से तो मांगा ही नहीं है। डी ने बी और सी से कोई हिस्सा नहीं मांगा है, तो बी और सी का जो हिस्सा होगा वह पुराना वाला ही होगा। बी का पुराना वाला हिस्सा है 3/9, तो बी का रहेगा 3/9 ही। ऐसे ही सी वाले में ले लेते हैं हम लोग, तो सी का जो नया हिस्सा होगा वह भी पुराना ही होगा। क्यों? इसलिए कि डी ने सी को भी नहीं छेड़ा है। सी का पुराना था 2/9, तो 2/9 ही हो जाएगा। इस तरह डी का जो नया हिस्सा है तो वो तो वही रहेगा, क्योंकि डी ने तो 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के लिए ही फर्म में प्रवेश किया है। अब यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि ए वाले में हर आ रहा है 9, बी वाले में भी 9 आ रहा है, सी वाले में भी 9 आ रहा है, लेकिन डी वाले में 9 नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 3 में 3 से गुणा कर देने पर 9 आ जाता है। इस तरह डी का नया हिस्सा 3/9 हो जाता है। और अब जो ए, बी, सी व डी का जो नया लाभालाभ अनुपात है या नया लाभ हानि अनुपात है वह पहले की तरह नहीं होगा, बल्कि बदला हुआ होगा, क्योंकि इस बार डी ने केवल अपना हिस्सा ही नहीं मांगा है, बल्कि अपना हिस्सा एक विशेष आधार से मांगा है, और वो है 1/9, 3/9, 2/9 और 3/9। 1:3, 1 बचा है अब ए का हिस्सा, और बी का बचा, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। हमने देखा 1 3 4 4 2 6 6 3 9 हो जाता है। यह थी सेकंड केस या सेकंड स्थिति। आइए हम आपको थर्ड केस के बारे में बताएं। थर्ड केस यह है कि अगर कोई स्टूडेंट्स, थर्ड केस के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि थर्ड केस में क्या, किस तरह से लाभ हानि अनुपात निकाला जा सकता है। मैं बता दूं कि थर्ड और फोर्थ केस होता क्या है। थर्ड केस होता है कि जब कोई पार्टनर नए पार्टनर की तरह फर्म में प्रवेश करता है और उस समय वह हिस्सा तो पाना चाहता है, लेकिन अपने हिस्से का कुछ हिस्सा ए से, कुछ बी से, कुछ सी से पाना चाहता है। जैसे मान लीजिए डी पार्टनर है, यह 1/3 हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। अब 1/3 का बराबर हिस्सा ए, बी और सी से प्राप्त करना चाहता है। तो इस कंडीशन पर कैसे नया लाभालाभ अनुपात जानते हैं। इसके साथ ही साथ कभी कभी ये होता है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से उनके हिस्से का एक और हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। तो इन दो स्थितियों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।